अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो हमने सीरीज़ शुरू की कि रिवीजन कर रहे हैं हम FR2 के रेफरेंस से और उसका पास पेपर रीसेंट अटैम्प्ट का सितंबर 2020 से। तो साथ साथ हम उसके टॉपिक भी रिवाइज करें। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे और उससे रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चन पे जो कि सितंबर 2020 की अटैम्प्ट में आया। आज हम बात करेंगे पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इट्स फ्रॉम IAS 37 एंड IAS 10। इस क्वेश्चन के बारे में एग्जामिनर के जो कमेंट्स हैं अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 60% स्टूडेंट जो है उन्होंने इसमें अच्छा स्कोर किया, मतलब पास हुए। और जो कमेंट्स हैं एग्जामिनर के स्पेसिफिकली इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात वो इसमें बताता है, वो कहता है जनाब के स्टूडेंट जो हैं दे जंप टू द कंक्लूजन ऑफ द सिनेरियो रादर देन डिस्कसिंग द रीजनिंग विद, कि रीजन बताए बगैर कि हम जनाब ये क्यों कह रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी प्रोविजन रिकॉग्नाइज होगी, तो क्यों, उसकी रीजन कोई नहीं बता रहे, सिंपली जंप टू द कंक्लूजन और रीजनिंग नहीं बता रहे। ठीक, इसके अलावा जनाब दूसरी बात उसमें वो बता रहा है कि स्टूडेंट फेल टू आइडेंटिफाई, एक सिनेरियो के अंदर एक एयरक्राफ्ट लीज का भी जिक्र हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब है कि लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है या लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो बात क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ नहीं आई या आपने स्टूडेंट ने गौर नहीं किया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें कि आपको सीखना चाहिए इससे, कि क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ें, कॉम्प्रीहेंड करें और जल्दी में चीज़ें स्किप ना कर जाएं। ठीक, और दूसरी बात इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि आपको रीजनिंग के साथ बात करनी। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 इट इज़ कमिंग फ्रॉम IAS 37 एंड IAS 10 का कम्बिनेशन है। तो पहले हम थोड़ा सा IAS 37 और IAS 10 पे बात कर लेते हैं। जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। तो सबसे पहले जी हमारे पास IAS 37। IAS 37 और हम सबको पता है जी इसका नाम है प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटीज and contingent assets। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द टॉपिक प्रोविजंस। तो हम कहते हैं जी प्रोविजन को सबसे पहले हम कर लेते हैं डिफाइन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोविजन? द प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। Provision is a liability of uncertain amount or timing। So provision is a liability of uncertain timing or amount या amount or timing। तो हम सबको ये बात पता है कि जनाब provision belongs to the family of liability। And what is a liability? तो हम कहते हैं liability is present obligation due to some past transaction। ठीक हो गया जनाब। सो वी नो दैट लायबिलिटी, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि प्रोविजन का जब हम वर्ड किसी चीज के साथ लगाते हैं, प्रोविजन फॉर आगे आप जो भी नाम लगा दें, तो प्रोविजन का वर्ड अपने आप में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इट मींस द कंपनीज लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी की खास करेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट ये है, उसका खासा ये है कि इसके अंदर टाइमिंग कि कब पेमेंट करनी है या कितनी करनी है, इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें पता नहीं कब या कितनी। नॉर्मल लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं जिसके साथ हम प्रोविजन का वर्ड नहीं लगाते, तो उसमें हमें
ये भी पता होता है हमने कब पेमेंट करनी है और ये भी पता होता है कितनी करनी है। तो नॉर्मली इन दोनों में से किसी एक चीज के बारे में अगर अनसर्टेनिटी आ जाए तो ये लायबिलिटी को हम रेस्ट ऑफ द लायबिलिटी से अलहदा आइडेंटिफाई करने के लिए इसके साथ एक लफ्ज लगा रहे हैं, दैट लफ्ज word is provision. It means liability of uncertain timing or amount. So the liability is the present obligation due to some past transaction. फिर हमें बताया जाता है ये जो obligations हैं ये दो तरह से, एक को हम कहते हैं लीगल और एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। लीगल 37 ये कह रहा है कि ऑब्लिगेशन जो एंटिटी एज्यूम करती है, जो एंटिटी पे ऑब्लिगेशंस आते हैं, उनकी नेचर दो तरह से, एक को हम कहते हैं लीगल ऑब्लिगेशन और एक को हम कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव। सो बाय नेचर ऑब्लिगेशन दो तरह से। जब हम लीगल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं द ऑब्लिगेशन अराइज अंडर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये तीन तरह के ऑब्लिगेशन जनरली लीगल, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन आप पढ़ते हैं लॉ में कि जनाब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया दो पार्टीज में, एक दूसरे के साथ प्रोमिसेस किए, कंसिडरेशन डिफाइन हुई, सो दे आर सर्टेन ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू ब्रेक सम लॉ तो उसके बाद आपका चालान है या आपके ऊपर फाइन है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ। Statutory obligation, obligation imposed by the state, for example, the payment of tax and etc. तो हम ये कहते हैं ये statutory obligations. So तीन तरह के obligation legal. So what about the constructive? अब constructive obligation के बारे में हम ये कहते हैं कि ये legal तो नहीं है, but it relates with the entity's past practices. Relates with the entity's past practices, written statements or oral statement due to which, यानी कि इनकी वजह से जो एंटिटी पास में प्रैक्टिसेस से शो करती रही है इन राइटिंग या वर्बल, और उन स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ है कि थर्ड पार्टी जो है, अदर पार्टी ये इज्यूम करती है, ठीक, थर्ड पार्टी क्रिएट्स a valid expectation that the entity will accept certain responsibilities. तो हम कहते हैं ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि ये जो एंटिटी की प्रीवियस बिहेवियर है, पास्ट प्रैक्टिसेस है, इनकी वजह से क्या होता है कि वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो जाती है। सो देयर इज अ वैलिड एक्सपेक्टेशन। किस वजह से क्रिएट होती है? एंटिटी के पास्ट प्रैक्टिसेस से, बिहेवियर से। वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्या है? दैट एंटिटी विल एक्सेप्ट सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम कहते हैं अगर ये सिचुएशन बन गई है तो ये भी एंटिटी की ऑब्लिगेशन है, लेकिन इट इज नॉट लीगल, इट इज कंस्ट्रक्टिव। तो हम कहते हैं ये कंस्ट्रक्टिव है बाय नेचर, ठीक। तो पहली डिस्कशन, जब हम पेपर में 37 का सवाल आता है, आपको कुछ सिनेरियो आता है पेपर के अंदर, उसमें अगर आप कहते हैं कि यस इट्स एन एंटिटी ऑब्लिगेशन, ठीक, तो आपको रीजनिंग जब बनानी, जैसे एग्जामिनर कह रहा है यार रीजन ही नहीं बताई इन्होंने, ठीक, तो आपको फॉर एग्जाम्पल ये डिफाइन करना है, ये जस्टिफाई करना है कि यस देयर इज एन ऑब्लिगेशन, ठीक। सबसे पहले आपने बताना जी ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करो। It meets the liability definition, present obligation due to some past transaction. तो जब हम कहते हैं जी past transaction से मुराद क्या है, तो हम कहते हैं it is an obligating event. ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से एंटिटी का present obligation create हो जाता है। So when you are discussing a reason in the exam, तो आपको relate करना है कि जब आप एग्जामिनर को कहते हैं yes there is an obligation, तो you have to refer, आपको एग्जाम में ये बात लिखनी है कि यार वो कौन सा ऑब्लिगेटिंग इवेंट है जिसकी वजह से ये ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ। सो रीजनिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी। सो देयर इज एन ऑब्लिगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आप बताएंगे कि इसकी नेचर क्या है ऑब्लिगेशन की। यू शुड टेल इज इट अ लीगल
और इज इट अ कंस्ट्रक्टिव? तो पहली तो जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो आपको ये चीज ज़हन में रखनी है कि आपने बताना है कि इफ यू आर सेइंग इन द एग्जाम यस इट इज अ लायबिलिटी, ठीक, तो फिर आपने बताना है कि जनाब हाउ यू से इट इज अ लायबिलिटी, इज इट एनी ऑब्लिगेटिंग इवेंट ड्यू टू विच एन ऑब्लिगेशन क्रिएट्स, एंड देन यू विल टेल द एग्जामिनर कि भाईजान ये ऑब्लिगेशन जो है इसकी नेचर क्या है, इज इट अ लीगल और इज इट अ कंस्ट्रक्टिव, देन यू विल अप्लाई, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ कंस्ट्रक्टिव, देन यू हैव टू मेंशन कि वो कौन सी रिटन स्टेटमेंट थी या वर्बल स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से वैलिड एक्सपेक्टेशंस क्रिएट हो गई। ये आपको उसमें सिनेरियो के अंदर, केस स्टडी के अंदर, एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर से आपने बताना है कि चूंकि ये हुआ तो इस वजह से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग डिस्कशन, जब एग्जामिनर आपको रिक्वायरमेंट पूछता है कि डिस्कस करें तो फिर आपको ये बातें ज़रूर रिलेट करनी है पेपर के अंदर, ठीक। फिर जनाब इसके बाद ऑब्लिगेशन प्रोविजन का जो फर्दर हमारे पास आता है डिस्कशन फर्दर, तो वो रिकग्निशन क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ द प्रोविजन, कि आप प्रोविजन रिकग्नाइज करेंगे, सो यू हैव टू रिकग्नाइज द प्रोविजन। तो हम कहते हैं जी वो क्या है, तो यहां से हम निकालते हैं जी रिकग्निशन क्राइटेरिया ऑफ प्रोविजन, recognition criteria क्या है जनाब? So remember the 3 lines. Number 1, present obligation due to some past transaction. सबसे पहले present obligation due to some past transaction. Number 1. Number 2, second, probable outflow of economic benefits. Number 2, it's probable outflow of economic benefits, and number 3, a reliable estimate can be made. A reliable estimate can be made मतलब आपके पास एटलीस्ट इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसके बेस पे आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये तीनों कंडीशन अगर मीट हो रही हो तो हमें क्या करना है, प्रोविजन रिकग्नाइज कर लेंगे। तो रिकग्नाइज द प्रोविजन, आप जे भी जर्नल एंट्री क्या पास कर रहे होंगे, सो यू हैव टू पास एन एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन जर्नली टू प्रोविजन फॉर जो भी आप आगे लिखना चाहें। सो दैट इज द रिकग्निशन ऑफ द प्रोविजन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, इफ इट मीट्स दैट रिकग्निशन क्राइटेरिया, ठीक। अब पेपर में जब आप कहेंगे कि जनाब देयर इज अ लायबिलिटी एंड देन सेकंड फेज ऑफ डिस्कशन में जा सकते हैं आप, तो वो रिकग्निशन है। आपको एग्जामिनर को बताना है कि चूंकि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो इज प्रोबेबल है और एस्टिमेट हो सकता है, तो आपको क्या करेंगे, आपको प्रोविजन रिकग्नाइज करनी है। या आप ये पेपर में बता रहे होंगे कि इनमें से कोई एक लाइन चूंकि मीट नहीं हो रही है तो प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं होंगे। सो वट एवर द केस, रीजनिंग जब आप देंगे कि रिकग्निशन होनी चाहिए तो उसकी बैकग्राउंड रीजनिंग ये रिकग्निशन क्राइटेरिया है, इसका मीट होना। अगर ये मीट नहीं हो रहा तो नेचुरली आप प्रोविजन रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड प्रोविजन के अंदर जो चीज़ है जो आपने याद रखनी है वो है मेजरमेंट। ठीक, इसमें जनाब आप सबसे पहले कि अगर आप हम देख रहे हैं कि जनाब इट्स एन एस्टिमेट, सो इट शुड बी द बेस्ट एस्टिमेट, नंबर 1। सेकंड, मोस्ट लाइकली इवेंट, मतलब आपको वो कह रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 70% चांसेस इसके हैं, 20% चांसेस फलां के हैं, 10%, तो आपने देखना है कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो मोस्ट लाइकली इवेंट। नंबर 3 कि एक ही चीज़ के मल्टीपल अगर आउटकम हो सकते हैं,
तो आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी, एक्सपेक्टेड वैल्यू इन केस ऑफ मल्टीपल आउटकम्स, ठीक। जैसे सेल्स की हम बात कर रहे हैं कि रिटर्न हो सकती हैं, तो उसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी पड़ेगी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू नंबर 4। चौथी चीज आपने याद रखनी है, इफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज सिग्निफिकेंट, अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट है, मतलब पेमेंट फ्यूचर में है और काफ़ी देर बाद है, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिकम सिग्निफिकेंट, तो आपने फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड कहता है देन इट शुड बी द मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू। फिर आपने फ्यूचर आउटफ्लो है कैश का जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी, ठीक। देन यू हैव टू टेक द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। इसके अलावा आपने याद रखना एक और चीज बात मेजरमेंट के अंदर स्पेसिफिकली, एंड दैट इज रीइंबर्समेंट। सम टाइम हो सकता है कि आप कि जो पेमेंट है जो आप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हादसा हो गया, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनसेशन भी मिल सकती है, सो इट्स अ रीइंबर्समेंट। तो रीइंबर्समेंट स्टैंडर्ड कहता है जी आप उस वक्त कंसिडर करेंगे जब ये वर्चुअली सर्टन हो जाएगा, व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टन, सिर्फ उस वक्त जब ये सर्टन है, ठीक। सिर्फ उसी वक्त आप रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन द रीइंबर्समेंट इज वर्चुअली सर्टन, ठीक। प्रोबेबल नहीं, वर्चुअली सर्टन, 100% श्योर कि आपको ये मिल जाएगी, ठीक। अब जब ये रीइंबर्समेंट है तो इसको जब आप मेजर कर रहे होंगे लायबिलिटी को, तो आपने ये याद रखना कि आपने इसको ऑफसेट नहीं करना, ठीक। बैलेंस शीट के अंदर ऑफसेटिंग इज नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी आपको कंपनसेशन में वर्कर्स को 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस की तरफ से आपको 8 लाख आ जाएगा, तो आप 2 लाख की लायबिलिटी शो कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफसेट, सो दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट एसेट, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी अलग से। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा कि ये ऑफसेटिंग जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप प्रोविजन की एंट्री पास करेंगे, P&L डेबिट होगा, और जब इसकी एंट्री पास करेंगे तो P&L क्रेडिट होगा, तो आप वहां पर दोनों को ऑफसेट कर सकते हैं, बट नॉट इन द SOFP। तो ये आपने एक बात याद रखनी। इसके बाद जनाब देयर सर्टेन स्पेशल केसेस जो आपको याद होंगे विद रेफरेंस ऑफ प्रोविजंस। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें, सिनेरियोज है, केसेस हैं, जैसे सबसे पहले है लॉसेस, फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर लॉसेस की प्रोविजन ले सकते हैं, तो हम कहते हैं नो, फ्यूचर लॉसेस की प्रोविजन नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती, तो हम कहते हैं चूंकि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस नहीं होते। फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या इसकी प्रोविजन ली जा सकती है, तो हम कहते हैं वंस अगेन नो, इट इज नॉट अलाउड एज पर स्टैंडर्ड, इसकी भी प्रोविजन नहीं ली जा सकती। वंस अगेन इट इज नॉट द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसके बाद क्या है, द थर्ड सिनेरियो जो एग्जाम में अक्सर आता है, एंड दैट इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, तो हम कहते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ऑब्लिगेटरी कॉस्ट एक्सीड कर जाए उसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू से, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। मींस कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी ऑब्लिगेटरी कॉस्ट, मींस जो कॉन्ट्रैक्ट में हमें कॉस्ट इनकर करनी ही करनी है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, वो बढ़ जाए, वो ज्यादा हो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट से आने वाले बेनिफिट से, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑनरस हो जाए तो क्या प्रोविजन रिकॉग्नाइज हो सकती है, तो हम कहते हैं यस इट इज, आप इस पे प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। देन वी हैव द फोर्थ केस, एंड दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग आपको पता है कि जनाब अगर बिजनेस जो है वो अपने प्रिंसिपल चेंज करे, अपने बिजनेस द वे दे आर कंडक्टिंग द बिजनेस, या कोई डिपार्टमेंट ही खत्म कर दें, सो दैट इज समहाउ द फेज इज नोन एज रीस्ट्रक्चरिंग। इसके बारे में स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप रीस्ट्रक्चरिंग पे प्रोविजन रिकॉग्नाइज हो सकती है, तो हम कहते हैं यस, बट देयर आर कंडीशन। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, detailed formal plan should be there, and number 2, the plan should have been communicated to those who are affected.
communicated to those who are affected. So the plan should have been there, the detailed former plan should be there, and it should have been communicated to those who are the affectors of the plan by the year end. Then ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो देन हम कहते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन रिकॉग्नाइज की जा सकती है। इसके बाद इस पर एक छोटी सी बात आपने लेनी है और वो है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो बस यूज द कॉमन सेंस कि रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान कोई भी फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी ऑन गोइंग एक्सपेंसेस, कोई भी फ्यूचर लॉसेस, इनकी प्रोविजन नहीं ली सकती। लेकिन इसकी वजह से कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस हो जाए या कोई आपके एम्प्लॉयज जो हैं जिनको आप रिडंडेंट करेंगे, तो कोई भी लीगल कॉस्ट ऑब्लिगेटरी जो होगी बाय नेचर या कर सकते हो तो वो आप शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपने और चीज़ें शामिल इसमें नहीं करनी। ठीक हो गया। इन सब चीज़ों को मिलाएं तो ये हमारे पास IAS 37 का एक रियल स्नैपशॉट बनता है। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो रिवाइज हो गई होंगी, आपके जहन में दोबारा से समअप हो गया होगा। इसके बाद आप छोटा सा डिस्कशन IAS 10 पे कर लें। तो IAS 10 जो है हम सबको पता है जी क्या है, सबको आता होगा। IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, दैट इज क्योंकि ये दोनों जनरली आपस में क्वेश्चन जो इनका आता है जनरली मिक्स होता है। सो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, तो जी ये कौन से इवेंट्स है? तो हम कहते हैं दीज आर दोज इवेंट्स विच इनकर बिटवीन द टू डेट, रिपोर्टिंग डेट एंड द ऑथराइजेशन डेट। सो ऑथराइजेशन डेट इज द डेट व्हेन द अकाउंट्स आर बीइंग ऑथराइज्ड टू बी पब्लिकली अवेलेबल। तो इन दो डेट्स के दरमियान जितने भी इवेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। जैसे अब कह ये ईयर एंड है 31 दिसंबर 2020, फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 2020 इज द ईयर एंड। अब हम कहते हैं जनाब कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़ाहिर है नेचुरली 1 जनवरी 2021 को तो नहीं अवेलेबल होंगे। कब अवेलेबल होंगे? तो हम कहते हैं जनाब इट विल टेक टाइम एंड नॉर्मली इट विल सम टाइम अवेलेबल, फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल 2021 तक ये मिलेंगी। अब ये बीच में जो 3.5 माह हैं, ठीक, इस पीरियड की हम डिस्कशन करने जा रहे हैं IAS 10 के अंदर। सो इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट मतलब के बाद हो, लेकिन उस डेट से पहले व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग ऑथराइज्ड टू बी पब्लिकली अवेलेबल। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस डेट इज नोन एज ऑथराइजेशन डेट। अब इन दो डेट्स के दरमियान जितने इवेंट्स हो रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब स्टैंडर्ड कहते हैं ये दो तरह के हैं, एडजस्टिंग इवेंट है एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट। और आपको पता है जी एडजस्टिंग इवेंट के बारे में, कैसे इवेंट्स which provides further evidence of those conditions which exist at the reporting date। मतलब इवेंट हो तो इस वक्त रहा है, लेकिन ये एक उन चीज़ों के बारे में फर्दर आपको क्लैरिटी दे रहा है जो ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी। तो हम कहते हैं जनाब ये एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन एक ऐसा इवेंट जो कि इसी पीरियड में हो बट इट हैज़ नथिंग टू डू विद द लास्ट ईयर रिपोर्टिंग ईयर, यानी कि रिपोर्टिंग डेट पर उसका कोई ताल्लुक ना हो, तो हम ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो एडजस्टिंग इवेंट रिक्वायर्स कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करके पब्लिक को देनी है, वेयर एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट इफ इट इज मटीरियल इट रिक्वायर्स सिंपली द डिस्क्लोजर। ठीक हो गया? तो डिस्क्लोजर है सिंपली उसका नॉन एडजस्टिंग इवेंट का। इसके अलावा आपको पता होगा, अगर आपको जेहन में ना निकल गया हो, तो गोइंग कंसर्न के बारे में स्पेशल डिस्कशन है कि कुछ कोई ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो इस पीरियड में हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उसका इफेक्ट यह है कि बिजनेस नो मोर गोइंग कंसर्न। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी? गोइंग कंसर्न बेसिस पे फिर नहीं बनानी है, आपको ब्रेकअप वैल्यू पे बनानी है। एंड एवरी डिविडेंड जो आपने यहाँ पर इस पीरियड के अंदर जो है वो अनाउंस किया है, प्रपोज किया है, वो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन एडजस्टिंग इवेंट, सो इट इज़ गोइंग टू बी नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सो ये एक IAS 10 के बारे में छोटी सी डिस्कशन, चूँकि हम पेपर में उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको छेड़ा। इसके अलावा कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में छोटी सी डिस्कशन। तो हम कहते हैं व्हाट आर द कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो हमें पता है
कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ओके, ये बात याद रखें। कंटिंजेंट इवेंट की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा इवेंट जिसके होने ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो कि वो होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई दूसरा इवेंट अगर होगा या नहीं होगा, और वो जो दूसरा इवेंट है वो रिपोर्टिंग एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ये कंटिंजेंट इवेंट है। एंड इफ इट इन्वॉल्व्स एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, तो हम कहते हैं ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। सो दे आर जनरली पॉसिबल ऑब्लिगेशन। और इसके बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है जी कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में कि आपने इसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है विद द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट। आपने इसको एडजस्ट नहीं करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड। और एक और बात आपने याद रखनी है कि अगर ये आप देख रहे हैं इसमें से प्रोविजन का रिकग्निशन क्राइटेरिया, इफ अगर आपके यहाँ पर पॉसिबल है तो ये भी कंटिंजेंट है, और अगर ये एस्टिमेशन नहीं हो सकती तो इसको भी हम कंटिंजेंट में ले जाते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी डिस्क्लोज्ड, द पॉसिबल ऑब्लिगेशंस आर गोइंग टू बी डिस्क्लोज्ड। प्रोबेबल आपने देखा इसको हम फाइनेंशियल स्टेट जैसे लायबिलिटी है। इसके बाद कंटिंजेंट एसेट, तो कंटिंजेंट एसेट के बारे में हम कहते हैं सेम, सिर्फ फर्क यह है कि कंटिंजेंट ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज में आउटफ्लो है, यहाँ पर इनफ्लो है। और कंटिंजेंट एसेट के बारे में आपने याद रखना ये सिर्फ उस वक्त डिस्क्लोज होगा जब ये प्रोबेबल होगा। रिकग्नाइज कब हो रहा है, जब वो कंटिंजेंट रहता ही नहीं, मींस व्हेन इट बिकम्स अ वर्चुअली सर्टेन। सो ये बात आपने छोटी छोटी सी बातें जो कि आपने याद रखनी है, आई होप आप सबको पता थी, लेकिन जस्ट रिवाइज इट सो दैट यू कैन कैरी वंस अगेन, आपके जेहन में आ गए। अब अगर हम पेपर के क्वेश्चन में जाएं, जो हमें क्वेश्चन आया, and that was a question number 2, that on 16th of June 2020 an aircraft of Scoon Airlines Limited made an emergency landing। ठीक, अब अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पर है तो वो कहता है डिस्कस करें, डिस्कस द अबव should be dealt in within the financial statement of the company for the year ended 30th June 2020। ठीक, अब आप सिनेरियो अगर पढ़ते हैं तो आपको वो बता रहा है इवेंट है 16 जून का, तो सबसे पहले आप इसको अंडरलाइन करें 16 जून, ईयर एंड के साथ मिलाएं। ईयर एंड क्या है 30 जून, इसका मतलब इवेंट ईयर एंड से पहले हो रहा है, ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। जिस साल की आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं उस साल की क्लोजिंग से पहले हो रहा है, 16 जून का इवेंट है। और बता रहा है कि स्कून एयरलाइन लिमिटेड का एक एयरक्राफ्ट है जिसने इमरजेंसी लैंडिंग की है नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक, दो ऑल पर्सन ऑन बोर्ड वार सेफ, कोई भी मुसाफिर जो है उसको मसला नहीं हुआ, सब सेफ रहे। द नियर बाय फैक्ट्री वॉज डैमेज्ड, फैक्ट्री जो है वो काफ़ी डैमेज हुई, एंड एज ए रिजल्ट 2 फैक्ट्री वर्कर्स लॉस्ट देयर लाइव्स, 2 लोग मर गए, एंड 5 वर्कर्स वर इंजर्ड, तो 2 मर गए हैं, 5 जख्मी हो गए, टोटल 7 लोग जो है वो फैक्ट्री और फैक्ट्री बिल्डिंग जो है वो डैमेज हुई। तो ये इवेंट उसने आपको बताया एग्जामिनर ने, 16 जून का इवेंट है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है, फैक्ट्री बिल्डिंग डैमेज होती है, 2 लोग मर गए हैं और 5 लोगों को इंजरी हुई। ठीक, दिस इज द इवेंट, सो कॉम्प्रीहेंड द इवेंट। इंपॉर्टेंट बात इसमें जो नोट करने वाली है कि ये ईयर एंड से पहले कहता है आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट, 16 जून से 7 दिन बाद, यानी कि वंस अगेन विद इन बिफोर द ईयर एंड, SAL CEO informed in a press conference that SAL will pay rupees 1.5 million for each loss of life and rupees 1 million for each injured workers। तो जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए हैं और जो अपनी डेथ हुई जिनकी उनको 15 लाख रुपए, 1.5 मिलियन। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। अच्छा जी, अब एग्जामिनर क्या कह रहा है, डिस्कस करें। अब डिस्कस करें क्या जी, हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ SAL। तो ये वाला इवेंट जो है, ठीक, ये क्या है जनाब, जिसमें 2 लोग मर गए और 3 लोग जख्मी हो गए। अब आप मुझे बताएं, ईयर एंड पे सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि क्या ये लायबिलिटी है लोगों को पैसे देना, जो उनके जो जख्मी है और जो लोग मरे उनके वुर्सा को पैसे देना कंपनी की लायबिलिटी है। तो अगर आप कहते हैं यस इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, देन यू हैव टू टेल कि व्हाट इज द रीजन। सो हम कहेंगे जनाब कि देयर इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन
at the year end of an entity due to some past transaction, the crash landing of the plane and the press conference by the CEO after that. तो हम कहते हैं जी यार there is a present obligation, probable outflow है, ठीक। ऑब्लिगेशन की नेचर क्या है, तो हम कहते हैं जनाब चूंकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर रिटन वर्बल स्टेटमेंट दी है, पब्लिक स्टेटमेंट दी है, जिसकी वजह से वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई है कि एंटिटी विल मेक अ पेमेंट, तो हम कहेंगे देयर इज एन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी SAL का कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है दैट दे आर सपोज टू पे रुपीज 1.5 into 2 and 1 million into 3 into 5, so 5 and 3, 8 million की liability entity को recognize करनी है. They have to recognize a liability because there is a present obligation and the nature of the obligation is constructive, probable outflow है, and there is a clear cut, there is no need to estimation although, so there is going to be 8 million as they have told to the public, so उनको ये liability recognize करनी है. तो आपने रिकग्निशन क्राइटेरिया और डेफिनेशन को रिलेट करना है. तो ये डिस्कशन थी. उसके बाद 8 जुलाई को वो कहता है, अब देखें 8 जुलाई की डेट ईयर एंड के बाद, तो दिस इज नॉट, ये 30 जून ईयर एंड है, अब 8 जुलाई है, इसका मतलब है ईयर एंड के बाद है, इसका मतलब है ये वाला पीरियड चल रहा है, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. क्या हुआ जी, द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ ₹25 मिलियन फॉर फैक्ट्री डैमेजेस. 25 मिलियन फैक्ट्री के ओनर ने जनाब फाइल कर दिया कि जी कंपनसेशन दी जाए. अब इज इट एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग, पहले आपको डिस्कशन ये करनी पड़ेगी कि जो केस फाइल किया है फैक्ट्री ओनर ने, क्या वो एक एडजस्टिंग इवेंट है या कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट. ठीक. अब अगर आप देखें कि जनाब ऑल दो केस जो है वो ईयर एंड के बाद फाइल होता है, लेकिन इवेंट कब हो चुका है, ईयर एंड से पहले, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, तो उसका फाइल केस फाइल करना है इज विल बी एन एडजस्टिंग इवेंट. और एडजस्टिंग इवेंट है, इसका मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करेंगे. सो यू हैव टू मेंशन हियर कि जनाब IAS 10 के रेफरेंस से इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, एडजस्टिंग, बिकॉज जो क्रैश इमरजेंसी लैंडिंग है वो ईयर एंड से पहले किया है, फैक्ट्री डैमेज का इवेंट जो हुआ है वो ईयर एंड से पहले है, केस फाइल जो है वो ईयर एंड के बाद चाहे हुआ है, लेकिन ये उसी इवेंट की एक कंटिन्यूटी है. सो द केस फाइल करना जो है वो एक एडजस्टिंग इवेंट बना. सो वी विल एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर IAS 10. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, द केस इज स्टिल पेंडिंग. However, SL legal advisors view that there is a 70% probability that the damage would be ₹20 million and 30% probability that the amount would be ₹15 million. So it is going to be a measurement issue as per IAS 37. तो आप क्या कहेंगे, बेस्ट एस्टिमेट लीगल एडवाइजर दे रहा है. मोस्ट लाइकली इवेंट क्या है, तो 70% प्रोबेबिलिटी है कि 20 मिलियन. सो वी विल मेजर द प्रोविजन एट 20 मिलियन. ठीक. तो यहां पर आपने ये बताना है कि यहां पर पहली डिस्कशन आपकी ओपन होती है कि इज इट एन एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज पर IAS 10, एंड द सेकंड whether you take 20 million or 15 million. so you will take the most likely event क्या है, 20 मिलियन, तो हम 20 मिलियन से इसको मेजर करेंगे. जी, उसके बाद क्या होता है, तीसरा इशू, ड्यू टू द एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट वाज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली SAL कैन नॉट यूज द एयरक्राफ्ट एनीमोर. ले जनाब, जहाज बिल्कुल खत्म हो गया. द एयरक्राफ्ट वाज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन अ मंथली रेंटल ऑफ $0.5 million, $5 लाख $5 आप पर मंथ देते हैं, फॉर 10 मंथ एक्सपायरिंग ऑन 31 अक्टूबर 2020. यानी कि आपका ये डैमेज हुआ है 16 जून को, तो आपने जनाब लीज के रेंटल देने हैं 0.5 मिलियन 10 अक्टूबर तक. तो इसका मतलब है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी 4 माह के रेंटल हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. So as per lease agreement, if aircraft faces any accident, SL is required to pay monthly rentals to the lessor till settlement of the insurance claim. कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज है कि अगर कभी ऐसा हो कि जहाज एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, तो SAL ने रेंटल पे करने हैं टू द लेसर. कब तक, जब तक इंश्योरेंस क्लेम की सेटलमेंट नहीं हो जाती. और इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ 31 अगस्त को. इसका मतलब है SAL ने
जहाज़ के क्रैश होने के बाद जो रेंटल पे किए हैं वो जुलाई के हैं और अगस्त के हैं। एज्यूमिंग कि उसने जून का रेंट पे कर दिया हो तो उसने दे आर नॉट पेइंग इन एरियर्स, तो हम कहते हैं जनाब उन्हें 2 माह का रेंट देना, जुलाई एंड अगस्त। तो देखें अब ये क्या हुआ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो लीज एग्रीमेंट है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसका मतलब है जहाज तो डैमेज्ड है, अब उससे कोई बेनिफिट तो आ नहीं रहा उस कॉन्ट्रैक्ट में से जो जहाज आप यूज कर रहे हैं लीज पे, लेकिन आप उसकी 0.5 मिलियन यूएस डॉलर के रेंटल्स पे कर रहे हो। इसका मतलब ऑब्लिगेटरी कॉस्ट एक्सीड कर गई है किसको, उसके एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज को। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। सो एज पर आईएस 37 इट इज एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। कैन वी रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन, तो हम कहते हैं यस वी कैन रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन ऑफ 1 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक, 1 मिलियन यूएस डॉलर की प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे आप, क्योंकि 2 माह का, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम सेटल हुआ अगस्त में। सो 2 माह की रेंटल्स कितने बनते हैं, 1 मिलियन, एंड इट इज इन द फॉरेन करेंसी। सो आपको एक और लाइन लिखनी चाहिए यहाँ पे कि जाहिर है आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एचसीएल की तो रुपीस में बन रही होंगी, इट इज़ नॉट इन द डॉलर। सो यू विल टेल द एग्जामिनर, राइट दैट लाइन फर्दर कि हम ये जो 1 मिलियन यूएस डॉलर की लाइबिलिटी है इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू द फंक्शनल करेंसी दैट इज़ रुपीस, और किस रेट पे करेंगे, इट शुड बी एट द क्लोजिंग रेट। तो ये जनाब क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था इस पेपर का, एंड इट्स कमिंग फ्रॉम IAS 37 एंड IAS 10 मैक्स। नॉर्मली इसी तरह का सवाल, वैसे इट वाज एन ईजी क्वेश्चन, 7 नंबर का सवाल था। जनरली अगर आप अटैम्प्ट्स देखेंगे तो क्वेश्चन की जो डेप्थ और एक्सटेंट होती है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन रहता इसी के इर्द गिर्द, चीज़ें यही हैं। ठीक, तो बस आप इसको देखें, दोनों स्टैंडर्ड पढ़ें, चैप्टर में जाएं, आई कैब की बुक के इस चैप्टर में जाएं, इसको एक दफ़ा दोबारा रीड करें, 2-3 अटैम्प्ट्स के और सवाल करें, तो ये टॉपिक आपके ग्रिप में आ जाएगा। अब ज़रूरी ये देखा ये गया है पास्ट पेपर्स में कि इस चैप्टर में से सवाल आएगा ज़रूर, बट 37 और 10 का जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है, देयर इज़ ऑलवेज अ क्वेश्चन। ठीक, सो प्रिपेयर दिस चैप्टर, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करें ताकि आप जो है उसमें से मार्क्स ले सकें। मतलब ये वो इजी मार्क्स हैं जो आपको बिल्कुल भी लूज नहीं करने चाहिए। इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन रिलेटेड विद द स्टैंडर्ड। जैसे अक्सर मैं आपको एक छोटे सा, जितने भी डिस्कसिव सवाल होते हैं उसको करने का तरीका ये होता है, अगर आप डिस्कशन ओपन करते हैं और आपको ज़हन में ये इशू आता है यार क्या लिखें इसके अंदर, व्हाट टू राइट, तो बड़ा सादा सा एक ग्रिड है। अक्सर मैं बच्चों को हमेशा क्लास में बताता हूँ, तो मैं सबसे पहले आप देखें इशू क्या है, व्हाट इज़ द इशू। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर इशू ये है कि जहाज़ क्रैश लैंड कर गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और फैक्ट्री के ओनर ने केस फाइल किया है, तो इशू ये है कि क्या प्रोविजन या लायबिलिटी रिकग्नाइज की जाए या कि नहीं की जाए। सो दिस इज़ एन इशू। ठीक, फिर आप इसके बाद बताएंगे रूल्स। रूल्स क्या है, रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो रेलेवेंट पैराग्राफ्स हैं जो इशू से रिलेट करते हैं उसके बारे में आप रूल्स देखें। जैसे आपको लिखना पड़ेगा कि जनाब लाइबिलिटी क्या होती है, सो इट इज़ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू सम पास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक, और साथ में आप एप्लीकेशन, फिर आप अप्लाई करें कि जनाब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट क्या है जिसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। ठीक, फिर आप देखें रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है, फिर आप उसको रिलेट करें। सो दिस इज रूल्स एंड एप्लीकेशन। डिस्कशन करें, पहले रूल कोट करें स्टैंडर्ड का, फिर उसको अप्लाई करें, एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स एंड एप्लीकेशन यू कैन कम अप विद द कंक्लूजन। तो आपके जेहन में ये 4 हेडिंग्स अगर जेहन में हैं, इस पूरे फ्रेमवर्क को जेहन में रखें, अपने जेहन में 4 हेडिंग्स रखें, इशू, रूल्स, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन, तो आपका कोई भी डिस्कसिव क्वेश्चन जो है वो ख़राब नहीं होगा। आपको पता होगा किस फ्रेमवर्क के तहत मैंने जवाब देना है, तो आपके जेहन में चीज़ें, आइडियाज़ भी जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। सो डिस्कशन वाला सवाल जो है उसका जवाब इस तरह से आपने देना। सो पेपर में जनाब इसमें 60% लोग जो हैं वो पास हुए इस सवाल के अंदर, 40% फिर फेल हो गए। ठीक, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई होप सो आपको अब इसमें कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए होंगे। इसकी मार्किंग स्कीम जो थी, एग्जामिनर साहब कह रहे हैं कि लॉस इंजरीज ऑफ वर्कर 2, फैक्ट्री डैमेज 2.5 एंड एयरक्राफ्ट लीज, 3 इश्यूज थे।
तो तीनों इश्यूज़ को अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है तो पहले वाले इशू में 2 नंबर हैं, दूसरे में 2.5 नंबर हैं और तीसरे में भी 2.5 मार्क्स हैं। तो ये आपके पास टोटल जो है वो ब्रेकअप था मार्क्स का। तो रिलेटिवली एन ईजी क्वेश्चन। तो ये जनाब हमारा लेक्चर सीरीज़ जो थी उसका दूसरा लेक्चर, और इसमें हमने आउटरमैन 2020 के दूसरे सवाल को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे जनाब क्वेश्चन नंबर 3 and 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। Question number 3 regarding the operating segments and 4 is about the multiple choice question. तो ये हम बात करेंगे जनाब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 and 4। तो तब तक के लिए जनाब थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।